गुड मॉर्निंग दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th की विषय बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो वर्णात्मक के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? वर्णात्मक के बारे में। दूसरा रोग हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है आपका हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। तो इधर देखिए बच्चों, हीमोफीलिया है जो, इस रोग को ब्लीडर रोग या शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। हीमोफीलिया को किस अन्य नामों से जानते हैं? हीमोफीलिया या ब्लीडर रोग या क्या कहते हैं बच्चों? शाही रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही रोग। अब इसको ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इसमें चोट लग जाने पर रुधिर लगातार बहता रहता है, रुधिर का थक्का नहीं जम पाता है, इसलिए बच्चों इसको क्या कहते हैं? ब्लीडर रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडर रोग। शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इंग्लैंड की एक महारानी विक्टोरिया को हुआ था। लिखा हुआ है, मैंने नोट में लिख दिया है। सर्वप्रथम यह रोग इंग्लैंड की शाही परिवार में महारानी विक्टोरिया व उनकी पीढ़ियों में क्या किया गया था? देखा गया था। इसलिए इस रोग को किस नाम से जानते हैं बच्चों? शाही रोग से नाम से भी जानते हैं। किसको? हीमोफीलिया को। तो बच्चों ध्यान रखना, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग, शाही रोग कहते हैं। शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड के शाही परिवार में महारानी विक्टोरिया उनकी पीढ़ियों में ये रोग देखा गया था। ब्लीडर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चोट लग जाने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है। तो इधर देखिए बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं हीमोफीलिया। यह एक लिंग सहलग्न रोग है। कैसा रोग है? लिंग सहलग्न, यानी लिंग गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होने से हीमोफीलिया रोग होगा। तो जो एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। कौन से जीन के कारण? अप्रभावी जीन के कारण, यानी अप्रभावी जीन पर इसका जो जीन है हीमोफीलिया का वो पाया जाएगा। यह जीन कौन से गुणसूत्र पर? एक्स गुणसूत्र पर, यानी एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। कौन से पर? एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। नर में यह वाई गुणसूत्र पर कभी भी नहीं मिलेगा। नर में यह जीन उपस्थित होने पर वह रोगी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? रोगी हो जाता है। लेकिन मादा में एक गुणसूत्र पर यह उपस्थित होगा। इसे बच्चों एक बात और बता देता हूं आपको, इसे H से व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? H के द्वारा। लेकिन मादा में एक X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होने से वो वाहक होगी, और दोनों X गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होने से वो कैसी होगी? रोगी होगी। तो इधर देखिए बच्चों, लेकिन मादा में एक X गुणसूत्र पर इसका जीन होने से वो रोग की क्या होती है? वाहक होती है। क्या होती है? वाहक। यानी जब वो संतान उत्पन्न करेगी तो उस पीढ़ी में वो हीमोफीलिया रोग देखने को मिलेगा। मादा को यह रोग कब होता है? दोनों X गुणसूत्रों पर किसका जीन? हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होने से होता है। तो ध्यान देना, अभी मैंने बताया था कि एक X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होने से मादा क्या होगी? वाहक होगी। जब दोनों गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होगा तो बच्चों क्या होगी? रोगी होगी। क्या होगी? रोगी। अब ये बात आती है कि नर में ये X गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। नर कभी भी, हमने वर्णात्मक में पढ़ा था, नर कभी भी वाहक का कार्य नहीं करेगा। वाहक का कार्य कौन करेगी? मादा करेगी। कब करेगी? जब उसके एक X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन क्या होता है बच्चों? उपस्थित होता है। ये इसी प्रकार होती है जैसे वर्णात्मक होती है, इसी प्रकार क्या होता है? हीमोफीलिया होती है ना। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है कि बच्चों चोट लग जाने पर रुधिर लगातार बहता रहता है, रुधिर का क्या नहीं बन पाता है? थक्का नहीं बन पाता है। तो लक्षण क्या है बच्चों? देखिए, इस रोग में चोट लग जाने से, क्या? चोट लग जाने से रुधिर का क्या नहीं बन पाता है? थक्का नहीं बनता है, जिससे रुधिर लगातार बहता रहता है। जिससे रुधिर क्या होता रहता है बच्चों? लगातार बहता रहता है। हीमोफीलिया की वंशागति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो इधर देखिए, XY लिंग गुणसूत्र है, तो ये कैसा होगा बच्चों? सामान्य नर होगा, इसको कोई भी रोग नहीं होगा। XX तो ये सामान्य मादा, इसको भी कोई रोग नहीं होगा। X, इसके ऊपर, X के ऊपर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है बच्चों। इसको चाहे ऊपर दर्शा लीजिए चाहे नीचे, वो दोनों ही सही है।
हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होने से वो कैसा होगा, रोगग्रस्त होगा। ये हमेशा एक्स गुणसूत्र पर ही वर्णातता और हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है। तो यहां पर एक्स गुणसूत्र पर एक हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है, तो ये जो नर होगा बच्चों, ये कैसा होगा, रोगग्रस्त होगा। कैसा होगा बच्चों, रोगग्रस्त। मादा की बात करें तो एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है। मैंने बताया था एक गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होने से बच्चों वो क्या होती है, रोगवाहक होती है। क्या होती है, रोगवाहक। तो ये मादा कैसी है बच्चों, रोगवाहक मादा है। यानी दूसरी पीढ़ी में हीमोफीलिया जब ये संतान उत्पन्न करेगी अपनी, तो उस दूसरी पीढ़ी में हीमोफीलिया के रोगी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसमें, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, इधर दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का जीन क्या है, उपस्थित है। तो ये कैसी मादा होगी बच्चों, रोगग्रस्त मादा होगी। कैसी होगी, रोगग्रस्त मादा होगी। तो इधर देखिए हमने क्रॉस कराया है। यदि वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से करा दें, वाहक क्या है, स्त्री है, और पुरुष बच्चों कैसा है, सामान्य है, तो बच्चों ये इनके क्या हो जाएंगे, युग्मक। एक अलग अलग करके लिख लिया है, और ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके युग्मक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, युग्मक। ये तो बच्चों जनक हो गए, और इनसे ये बच्चों क्या बन गए, युग्मक। क्या बन गए, युग्मक। अब पहले का क्रॉस तीसरे से कराएगा तो बच्चों क्या आएगा, बहुत सारे क्रॉस पढ़ चुके हैं हम, एक्स एच एक्स एच और एक्स। पहले का क्रॉस चौथे से कराएंगे तो क्या आएगा, एक्स एच और वाई। इस तीसरे का क्रॉस चौथे से कराएंगे तो एक्स एक्स आएगा। इस तीसरे का इस तीसरे क्रॉस तीसरे से, दूसरे क्रॉस तीसरे से कराया तो क्या आएगा, एक्स एक्स। और इस दूसरे का क्रॉस इस चौथे से कराया तो क्या आएगा बच्चों, एक्स वाई आएगा। क्या आएगा, एक्स वाई। तो इधर ध्यान दीजिए, 4 संतान उत्पन्न हुई है जब हमने वाहक स्त्री की शादी सामान्य पुरुष से करा दी है। तो मैंने बताया था एक गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है, एक होने पर तो वो कैसी होती है, वाहक होती है। अब ये वाहक पुत्री है, क्या है, वाहक पुत्री है। इसमें देखिए एक्स वाई है, लेकिन ध्यान रखना एक्स वाई किसका होता है, नर होता है। तो एक एक्स पे होने पर नर कैसा होगा बच्चों, रोगी होगा। कैसा होगा, रोगी। दोनों में किसी पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित नहीं है तो बच्चों ये कैसा है, सामान्य पुत्री होगी। और इसमें भी बच्चों किसी पे भी नहीं है तो ये कैसा होगा, सामान्य पुत्र होगा। तो आप जैसे हमने वर्णात्ता के बारे में कई विभिन्न प्रकार के क्रॉस पढ़े थे, संकरण कराया था, शादी कराई थी, तो इसी प्रकार आप हीमोफीलिया के भी कई क्रॉस करा सकते हो। इधर देखिए नेक्स्ट जो रोग पढ़ रहे हैं बच्चों हम, वो पढ़ रहे हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या है बच्चों, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये बच्चों लिंग सहलग्न रोग था, और ये कैसा है, अलिंग सहलग्न रोग है। ये भी अप्रभावी जीन के कारण होता है। इसमें फिनाइल एलेनिन, ध्यान देना बच्चों, फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ रहे हैं, इसमें फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम, ध्यान देना, फिनाइल एलेनिन को किस में बदलता है, टायरोसिन एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम। कौन सा वो एंजाइम है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज की क्या हो जाती है बच्चों, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम की क्या हो जाती है, कमी। अब वो एंजाइम है कौन सा जिसकी कमी होती है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। इसकी बच्चों क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी। कमी हो जाती है, जिससे फिनाइल जो एलेनिन है वो शरीर में क्या होता रहता है बच्चों, एकत्र होता रहता है। क्या होता रहता है बच्चों, एकत्र। अब इसके लक्षण क्या है, इस रोग में व्यक्ति की मानसिक क्षमता क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। मेंटलिटी जो पावर है बच्चों वो क्या हो जाती है, कमी। तथा विरक्कों द्वारा अवशोषित न होने के कारण, क्या अवशोषित नहीं होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया अवशोषित न होने के कारण फिनाइल एलेनिन है जो वो मूत्र के साथ क्या होने लगता है बच्चों, उत्सर्जित होने लगता है। क्या होने लगता है, उत्सर्जित। जो विरक्त है वो क्या कर लेते हैं, अवशोषण। लेकिन इसका फिनाइल कीटोन्यूरिया का, फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं, फिनाइल एलेनिन का
अवशोषण नहीं हो पाता है विरक्कों के द्वारा, जिससे फिनाइल जो एलेनिन है वो मूत्र के साथ क्या होने लगता है बच्चों, उत्सर्जित होने लगता है। एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए, ये पूछा जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ रहे हैं बच्चों, ये एलिंग-सैलंग रोग है। कैसा रोग है? एलिंग-सैलंग। और जो ये होता है अप्रभावी जीन के कारण होता है। कौन से जीन के कारण होता है बच्चों? अप्रभावी जीन के कारण होता है। लेकिन जो फिनाइल एलेनिन है इसको टायरोसिन एमिलो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में बदलने वाले की क्या हो जाए, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन एमिलो अम्ल में बदलने वाले जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? टायरोसिन एमिनो अम्ल में जो बदलता है उसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। उसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे फिनाइल एलेनिन बच्चों एकत्रित होता रहता है। और ये बच्चों विरक्कों द्वारा भी इसका क्या नहीं होता है? अवशोषण नहीं हो पाता, यानी अवशोषित नहीं हो पाता है। और जो किसके साथ? मूत्र के साथ बच्चों क्या होने लगता है? उत्सर्जित होने लगता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।